Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या मामले में एक बार फिर से षड्यंत्र को लेकर सीबीआई ने बड़ा खुलासा किया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ, क्यों ऐसा लग रहा है सीबीआई को कि इस मामले में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, क्यों सीबीआई को ऐसा लग रहा है कि इस मामले में सबूतों को नष्ट किया गया है, इन सब पर चर्चा करने के लिए मैं हूं मुनीश पांडे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं क्राइम तक। इस हत्या और बलात्कार मामले को 1 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार पूरा मामला क्या था। क्या यह सिर्फ एक हत्या और बलात्कार का सीधा मामला था? क्या इस मामले में जो आरोपी गिरफ्तार हुआ सिर्फ वही आरोपी है या कुछ और लोग हैं? या फिर इस पूरे मामले को किसी ने एक नया रूप देने की कोशिश की, एक षड्यंत्र बनाया, एक कॉन्स्पिरेसी की और कॉन्स्पिरेसी के जरिए किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। यह सब कुछ मैं इसके लिए बोल रहा हूं क्योंकि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के सामने जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट दायर की है, उस स्टेटस रिपोर्ट में इशारा किया गया है कि सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई है। सबूत इस तरीके से रखे गए ताकि सीबीआई इस मामले में सही तरीके से जांच न कर पाए। आज जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई सुप्रीम कोर्ट में, तो सीबीआई ने कुछ बातों को लेकर कोलकाता पुलिस और खासकर के शुरुआत में इस मामले में जो लोग जांच कर रहे थे उनके ऊपर शक जाहिर किया। शक किस मामले में जाहिर किया उन्होंने? 3 महत्वपूर्ण चीजें हुई और क्यों ये महत्वपूर्ण है इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहली चीज जिसको लेकर सीबीआई ने तथ्य को सामने रखा, सीबीआई का कहना है कि इस मामले में जिस तरीके से ऑटोप्सी की गई, यानी कि पोस्टमार्टम किया गया, उसमें नियमों की अनदेखी की गई। अब आप जरा सोचिए, किसी भी मर्डर मामले में और खासकर के अगर किसी महिला के साथ में बलात्कार और मर्डर हुआ है, ऐसे मामलों में अगर पोस्टमार्टम की जा रही है और उसमें अगर नियमों की अनदेखी की जाती है तो ये अपने आप में खुद गुनाह हो जाता है। क्योंकि नियमों की अनदेखी करने का मतलब यह है कि शायद कोई कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, शायद किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है, और इसी की बू यहां पर नजर आ रही है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी जो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट है, जो वेस्ट बंगाल पुलिस है, उनसे पूछा कि आखिरकार कोई भी पोस्टमार्टम कराने की जो प्रक्रिया होती है उसमें एक चालान होता है, यानी कि एक फॉर्म होता है जिसे कि आपको साइन करना पड़ता है। वो चालान किधर है? उसको लेकर अभी तक कोई जवाब आया नहीं है। अगर वो चालान नहीं है और सीबीआई ने जिस तरफ ये इशारा किया हुआ है कि इसमें षड्यंत्र हो सकता है, अगर उस तरफ हम झांकने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि पोस्टमार्टम सही तरीके से नहीं किया गया है। और पोस्टमार्टम दोस्तों इसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पोस्टमार्टम ऐसी चीज़ है जिसमें डॉक्टर्स पहली बार बॉडी के साथ एविडेंस कलेक्ट करते हैं। यानी कि आपकी बॉडी मृत अवस्था में जब अस्पताल में लेकर विक्टिम की बॉडी लेकर आई गई है, उस समय क्या कुछ उनको दिखा, कितने चोट के निशान हैं, चोट के निशान कहाँ पर हैं, कितने गहरे हैं। इसी पोस्टमार्टम के जरिए पता चलता है कि भाई जो मृत महिला है उसके साथ में बलात्कार हुआ है कि नहीं हुआ है। उसके वजाइनल स्वैब को लिया जाता है। इसी के साथ में पता चलता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि किस तरह के इंजरी मार्क्स हैं। इसी में पता चलता है कि आखिरकार मरने की वजह क्या थी, हत्या कब हुई, टाइमिंग क्या थी और किस वजह से शख्स की मृत्यु, ये सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आता है। लेकिन अगर आप नियमों की अनदेखी करते हैं तो आपके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। सवाल यहां पर 2 लोगों के ऊपर खड़े होते हैं। सबसे पहले तो कोलकाता पुलिस, क्योंकि कोलकाता पुलिस की जिम्मेदारी थी कि सही तरीके से पोस्टमार्टम हो, और दूसरा जिन लोगों ने पोस्टमार्टम किया और रिपोर्ट बनाई, उन सब के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पोस्टमार्टम नियमों की अनदेखी क्यों की गई है। आपको याद होगा, और पहले भी हमने इस बारे में चर्चा की है, पोस्टमार्टम निकल कर के आया था। पोस्टमार्टम निकल के आया था कि 16 से 19
इंजरी के मार्क्स थे, महिला के शरीर पर चोट थे। उसके अलावा रेप की पुष्टि की गई थी और हत्या का वक्त जो बताया गया था और जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, हत्या का वक्त बताया गया था कि उसने जो आखिरी बार खाना खाया यानी कि लगभग 12 बजे 9 अगस्त को, उसके 4 घंटे के बाद हुई हो सकती, यानी कि 4 सवा 4 बजे का टाइम दिया गया था। लेकिन अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही सही तरीके से बनाई नहीं गई, सही तरीके से पोस्टमार्टम किया नहीं गया, तो हो सकता है कि इस मामले में आगे चलकर बड़ा खुलासा हो, क्योंकि अब इन सवालों के जवाब ढूंढने की जिम्मेदारी सीबीआई के ऊपर है। और सीबीआई अब इस मामले में बहुत मुमकिन है कि जिन डॉक्टरों ने उस डॉक्टर का जिसके साथ में रेप और मर्डर जैसा घिनौना वाकया हुआ था, उन डॉक्टरों को बुलाकर पूछताछ करें, उन पुलिस अधिकारियों से बुलाकर पूछताछ करें। और पुलिस अधिकारियों की साठगांठ को लेकर हमने पहले भी चर्चा की हुई है कि क्यों ऐसा लग रहा है कि इसमें पुलिस अधिकारी कहीं ना कहीं फंसते नजर आ रहे हैं। इसके पहले जो इस मामले का मुख्य आरोपी है उसको लेकर बात की थी हमने, संजय रॉय को लेकर, और उस शख्स की किस तरीके से कुछ पुलिस वालों के साथ में दोस्ती थी, कैसे वो पुलिस वालों का बाइक इस्तेमाल कर रहा था, वो बाइक जो कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर के नाम पर इशू की गई थी। इन सब को लेकर हमने पहले बातचीत की हुई है। तो कहीं ना कहीं अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया उस वक्त, क्योंकि कोई भी पुलिस, चाहे वो कोलकाता पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे मुंबई पुलिस हो, सारी पुलिस इतनी सक्षम होती हैं कि अगर किसी का डेड बॉडी मिला है तो उसकी सही तरीके से पोस्टमार्टम कराया जाए। दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, और आज के चर्चा का केंद्र बिंदु मेरे ख्याल से यही है कि फोरेंसिक रिपोर्ट, जिसको लेकर हमने पहले बात की हुई है। फोरेंसिक रिपोर्ट, फोरेंसिक एविडेंस, फोरेंसिक सबूत ऐसे सबूत हैं जिसके बिना पर पता चलता है कि आखिरकार क्या कुछ हुआ था। रेप हुआ था, नहीं हुआ था, गैंग रेप हुआ था, नहीं हुआ था, मर्डर में कौन कौन शामिल थे, कितने लोग शामिल थे, ये सब कुछ पता चलता है फोरेंसिक की रिपोर्ट से। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने जो अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के सामने सबमिट की, उस रिपोर्ट में कुछ चीज़ों को लेकर एक इंडिकेशन दिया गया। उस रिपोर्ट में लगभग यह कह दिया गया कि सही तरीके से सबूतों को न तो इकट्ठा किया गया, और अगर इकट्ठा किया गया भी तो उसको प्रिजर्व क्यों नहीं किया गया। दोस्तों, किसी भी जांच में फोरेंसिक एविडेंस, और खास करके जब जांच किसी एजेंसी को घटना होने के कुछ दिन बाद मिलती है, तब फोरेंसिक एविडेंस, फोरेंसिक सबूत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। फोरेंसिक एविडेंस होते क्या हैं, किस रूप में होते हैं, इस पर मैं आपको बताता हूँ। दरअसल जब किसी भी शख्स की मृत्यु होती है तो उसके शरीर के कुछ अंश जो होते हैं उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है। जैसे विसरा सैंपल हो गए, आपका जो हृदय होता है वहाँ से कुछ स्वाब लिया जाता है, उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है। वजाइनल स्वाब लिए जाते हैं, उसे प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो बॉडी के कई स्टमक का जो आपके पेट का पार्ट होता है उसके सैंपल्स को फोरेंसिक सबूत के तौर पर प्रिजर्व करके रखा जाता है। उसका फ़ायदा क्या होता है कि पोस्टमार्टम के बाद में बॉडी को परिवार वालों को सौंप दिया जाता है। उसके बाद में परिवार बॉडी को जला देता है या फिर सुपुर्द खाक कर देता है, वो अपने अपने धर्म के हिसाब से करते हैं। यानी कि उसके बाद में आपका सबूत रिकवरी का चांस खत्म हो जाता है, क्योंकि बॉडी अब आपके पास में है नहीं। तो अगर किसी एजेंसी को आगे जांच करनी है तो फोरेंसिक सबूतों के आधार पर ही होता है, और इसके लिए ये जितने भी पार्ट्स प्रिजर्व किए जाते हैं ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हमने पुराने केसेस में देखा हुआ है, 5-5, 6-6 साल बाद भी कई केसेस सिर्फ फोरेंसिक सबूतों के आधार पर सॉल्व किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इस मामले में जो सुनवाई हुई है वो कहीं ना कहीं इस तरफ इशारा कर रही है कि फोरेंसिक सबूतों के साथ भी छेड़खानी हुई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कोर्ट के सामने कहा, साफ शब्दों में नहीं कहा लेकिन ज़रूर इशारा किया हुआ है। क्योंकि जो फोरेंसिक सबूत होते हैं, जिसका जिक्र हमने किया कि क्या क्या आपके बॉडी के पार्ट होते हैं जिसको कि फोरेंसिक सबूत के तौर पर प्रिजर्व किया जाता है,
उसे रखने और प्रिजर्व करने की प्रक्रिया भी बहुत ज़्यादा साइंटिफिक होती है। एक साइंटिफिक तरीका होता है। आपने बॉडी से उस पार्ट को लिया, उस अंश को लिया और उसे सील करके आपको 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रखना होता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सही तरीके से या तो उस टेम्परेचर में रखा नहीं गया या कोशिश की गई कि जो फोरेंसिक के सबूत हैं, जो बॉडी पार्ट्स को प्रिजर्व करके रखने की जिम्मेदारी कोलकाता पुलिस और सीएफएसएल की थी, उसे सही तरीके से नहीं रखा गया। और अगर ये नहीं रखा गया तो ये सीबीआई के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है कि इसके आधार पर वो केस को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर ये ऐसा नहीं होता है और सही तरीके से जो सैंपल्स हैं उनको अगर सही तरीके से प्रिजर्व करके नहीं रखा गया है, तो सीबीआई को इस मामले में सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, सर्कमस्टेंशियल सबूतों के आधार पर सुलझाना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है। सीधे सबूत जो मिल सकते हैं वो हैं फोरेंसिक एविडेंस के तौर पर, और इसीलिए सीबीआई ने जो भी सैंपल जिस अवस्था में है उसे एम्स के एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स को भेजा हुआ है, क्योंकि सीएफएसएल जो कोलकाता पुलिस की थी और सीबीआई का जो अपना सीएफएसएल है, दोनों ने जो अपनी रिपोर्ट सीबीआई के सामने दी है उससे सीबीआई पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है और वो चाहते हैं कि एम्स जैसी जो बड़ी संस्था है वो एक बार फिर से इन सबूतों को देखे और उसके आधार पर अपना ओपिनियन दे कि आखिरकार क्या कुछ हुआ हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल दोस्तों यही हो रहा है, और एज अ क्राइम रिपोर्टर मुझे भी समझ में आ रहा है कि इस तरह की चीज़ें हुई क्यों। आपको पता है कि ये रेप और मर्डर का मामला हो सकता है, तो आपने सही तरीके से सबूतों को प्रिजर्व क्यों नहीं किया गया? क्या किसी को बचाने की कोशिश थी या किसी ने जानबूझकर किसी के कहने पर यह सब कुछ किया हुआ है, क्या किसी ने गलती से कर दिया है? ये सब कुछ जांच का विषय होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इशारा इसी तरफ हो रहा है कि इस मामले में सही तरीके से सबूतों को प्रिजर्व नहीं किया गया है, खास करके फोरेंसिक एविडेंस। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि इस मामले में जितनी भी सीसीटीवी फुटेज है उसे सीबीआई को सौंप दिया जाए, ताकि सीसीटीवी के आधार पर पता चले कि क्या किसी ने इस मामले में सबूतों के साथ में छेड़खानी करने की कोशिश की है। इसके पहले जब हमने चर्चा की तो कुछ नाम हमारे सामने आए थे। सीबीआई ने इसके पहले कहा था कि जो आरजीकर अस्पताल के प्रिंसिपल थे उस वक्त, डॉक्टर संदीप घोष, उनके ऊपर इशारा किया था कि उन्होंने शायद सबूतों के साथ में छेड़खानी की गई है। एक दूसरे मामले में उनकी गिरफ्तारी सीबीआई ने ज़रूर कर ली है, लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, और ख़ास करके सुप्रीम कोर्ट के सामने जब सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की, तो उससे यही समझ में आ रहा है कि सबूतों के साथ में छेड़खानी की गई है। तीसरा और सबसे अहम बात हो जाती है खुद कोलकाता पुलिस का रवैया इस पूरे मामले को लेकर। आज फिर से सवाल जवाब हुए सुप्रीम कोर्ट में, और कोलकाता पुलिस ने सही वक्त पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, उसको लेकर फिर से एक बार चर्चा हुई। कोलकाता पुलिस का दावा यह है कि उन्होंने इस मामले में पहले एक एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट दायर कर दी, उसके बाद में इस मामले में पोस्टमार्टम हुआ। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि एफआईआर दर्ज करने के पहले ही आपने पोस्टमार्टम क्यों करा दिया। अगर पोस्टमार्टम करा रहे हैं तो आप एफआईआर दर्ज करिए पहले, उसमें सेक्शंस ऐड करने हैं तो आप सेक्शंस ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे मामलों में हमने ऐसा देखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोलकाता पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पहले उन्होंने एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट, एडीआर जिसे बोलते हैं, वो दाखिल किया। उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 11:30 बजे एक एजेंसी बोल रही है, दूसरी बोल रही है कि 2:55 पे। तो टाइम को लेकर भी डिस्प्यूट है। तथ्य खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, और जब तथ्य खुलकर सामने नहीं आते हैं तो इशारा होता है कि क्या एक षड्यंत्र है, कॉन्स्पिरेसी है किसी को बचाने की। क्या संजय रॉय जो इस मामले का मुख्य आरोपी है उसे बलि का बकरा बनाया जा रहा है? क्या जो 3 डॉक्टर्स आखिरी बार पीड़िता के साथ थे उनको बचाने की कोशिश की जा रही है? ये सब कुछ सामने आएगा, लेकिन सीबीआई जांच पूरी होने के बाद में 1 हफ्ते के बाद फिर सीबीआई को अपना स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को बोला गया है। लेकिन इसमें जिस तरीके से पूरे रवैया रहा है कोलकाता पुलिस का, वो अपने आप में सवालों के घेरे में है। कोलकाता पुलिस ने साफ तौर पे बहुत कुछ बताया नहीं है।
एफआईआर में देरी क्यों की गई, क्राइम सीन पर सबूतों के साथ में छेड़खानी हुई नहीं हुई। कोलकाता पुलिस बोलती है कोई छेड़खानी नहीं हुई है, लेकिन अभी तक जो बातें सामने निकल कर आ रही हैं उससे इशारा हो रहा है कि छेड़खानी हुई है, और छेड़खानी हुई है तो क्यों हुई है। कोलकाता पुलिस की जिम्मेदारी थी न सिर्फ इस पीड़िता को इंसाफ दिलाने की, बल्कि आरोपी को पकड़ने की और एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन करने की ताकि जल्द से जल्द आरोपी को सजा मिले इस मामले में। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पीड़िता को इंसाफ नहीं चाहिए, पीड़िता के साथ साथ उसके परिवार को इंसाफ चाहिए, उसके दोस्तों को इंसाफ चाहिए। एक सोसाइटी होने के नाते मुझे, आपको, हम सबको इंसाफ चाहिए। और अगर इस जांच में कोलकाता पुलिस ने कोताही बरती है तो सवाल खड़े होते हैं कोलकाता पुलिस पर, और यही सवाल अब सीबीआई खड़े कर रही है। और ऐसा लग रहा है कि जब सीबीआई की जांच पूरी होगी तो बहुत सारे इस मामले में ऐसे खुलासे होंगे जिसका अंदाज़ा न मैंने लगाया है, और मेरे ख्याल से आपने भी उस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस पर हम आगे फिर बात करेंगे। सीबीआई जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है, मैं अपने सूत्रों से बात करूंगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल है इस मामले को लेकर, इस जांच को लेकर, तो आप मुझसे पूछिए। मैं कोशिश करूंगा कि उन सवालों के जवाब मैं अपने सूत्रों से बात कर निकालूं और आप तक पहुंचाऊं।